हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 16। इससे पहले इस कहानी के 15 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने अब तक नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। रुद्र किट्टू को लेकर बाहर आ गया और अगले ही पल रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रुद्र ने किट्टू को उसकी कमर से पकड़ा और एक हाथ से उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और अपने होंठ किट्टू के होंठों पर रख दिए। वो उसे एक डीप किस कर रहा था, मगर किट्टू तो अभी रुद्र से बहुत नाराज थी। अब देखते हैं आगे। रुद्र किट्टू के निचले वाले होंठ को बड़े ही प्यार से सक कर रहा था, तो किट्टू अभी रुद्र को खुद से दूर करने में लगी हुई थी। पर किट्टू से रुद्र बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। रुद्र ने किट्टू को गाड़ी से लगा दिया और उसे किस करता ही रहा। रुद्र अभी किट्टू को किस करता, फिर थोड़ी ही देर रुकता और फिर उसे किस करने लगता। तो रुद्र को तो अभी मन ही नहीं कर रहा था किट्टू के होठों को छोड़ देने का। इधर दूसरी तरफ किट्टू को रुद्र की इस हरकत पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो रुद्र को खुद से दूर कर रही थी, पर रुद्र टस से मस भी नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ नील ने अच्छे से अभी विराट को पीट दिया था। नील विराट को पीट ही रहा था और निहाल उसकी वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते ही वक्त निहाल ने एकदम से कहा, नील, लड़की तो वो भी नहीं मिली है जो तुझसे वहां पर टकरा गई थी। नील अभी पीटता हुआ एकदम से रुक गया और निहाल की तरफ देखकर बोला, तू उसे ढूंढ, बाकी वीडियो जय बना लेगा, ओके। तो निहाल और वीरू अभी उस लड़की को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो निहाल अभी उस लड़की को ढूंढने में लगा था और वो भी एक कमरे के बाहर चला गया और जो कि अभी लॉक था। वीरू गेट पर लॉक तोड़ने लगता है। निहाल ने कहा कि अभी देखा नहीं कि रुद्र ने कैसे गेट को तोड़ा था, गन निकाल। तो वीरू ने अभी गन निकाल कर लॉक पर शूट कर दिया। निहाल एकदम से अंदर जाकर देखता है तो उसकी भी आंखें एकदम खुली की खुली रह गईं। वो लड़की भी वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी, एकदम से बेहोश लेटी थी और चिराग उसके ऊपर लेटा हुआ था। चिराग को देखकर निहाल की भौं एकदम से तन गई। निहाल ने नोटिस किया तो उस लड़की के गाल पर अभी थप्पड़ के निशान बने हुए थे, गर्दन पर नाखून के निशान थे और उसका दुपट्टा भी उसके पास नहीं था। उसकी सूट की बाजुआं भी पूरी तरह से फटी हुई थी। निहाल एकदम से समझ गया था कि चिराग ने इसके साथ ज़रूर मारपीट की है। तो निहाल ने अगले ही पल चिराग का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे उतारा और उसे मारना शुरू कर दिया। निहाल चिराग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो नव्या को भी चीट करने के साथ साथ एक लड़की की ज़िंदगी भी खराब कर रहा था। वो लड़की अभी भी बहुत ज़्यादा बेहोश थी। निहाल ने चिराग को मारते हुए कहा कि वीरू, इसकी भी वीडियो बना, आज इसे भी तो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं ना। इन्हें मर्द बनने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो सारी दुनिया को भी तो पता चलेगी कि ये कितने बड़े मर्द हैं। तो फेमस करते हैं इन सारे गधों को। तो चिराग अभी पिट रहा था और बार बार बोल रहा था कि मैं तुम्हें नहीं जानता, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। तो निहाल ने अभी उसे मारते हुए कहा कि तू मुझे पैसा देगा, तेरे जैसे 36,000 मेरी कंपनी में काम करते हैं। वीरू भी चिराग के पीटते हुए वीडियो को बना रहा था। तो चिराग अब बहुत ही ज़्यादा डर गया था। चिराग ने कहा कि देखो देखो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ ये वीडियो मत बनाओ ना, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं कसम खाता हूँ कि अब किसी की लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। तो निहाल ने अभी उसके जबड़े पर अपना पंच मारते हुए कहा कि तेरी आंखें रहेंगी तब तू देखेगा ना किसी लड़की को, आज तेरी आंखें ही गायब होंगी। निहाल ने उसे इतना मारा कि वो एकदम अधमरा हो गया। लेकिन निहाल अभी भी शांत नहीं था। उसे इस बात का ज़्यादा गुस्सा था कि वो ये नव्या को अच्छे से चीट कर रहा था। तो वीरू ने अभी निहाल को पकड़ते हुए कहा कि सर छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट मर गया है ये। तब दूसरी तरफ नील ने भी उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। उसके हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, सब कुछ तोड़ दिया था। जय ने भी उसे पकड़ते हुए कहा कि सर काफ़ी है इसके लिए इतना, बाकी की खुन्नस अब किसी और दिन हम निकाल लेंगे, अब तो इस पर हाथ साफ करते ही रहेंगे ना, तो फिर अब आपको परेशान होने की ज़रूरत
नहीं है, लेकिन नील को तो बार बार अभी किट्टू का गन शॉट करना याद आ रहा था। नील ने गुस्से में जय की गन निकाली और फिर विराट को पॉइंट कर दिया। जय ने बड़ी ही फुर्ती के साथ गन ऊपर कर दी और गन शॉट सीलिंग पर हुआ था। तो जय ने नील को संभालते हुए कहा कि सर सर हम इसे नहीं मार सकते अभी, प्लीज सर, पुलिस केस हो जाएगा, दादी जी को पता चलेगा ना, तो हम दादाजी को ये सब कैसे समझा पाएंगे, प्लीज रुक जाइए, प्लीज छोड़ दीजिए इसे। तो नील ने अभी अपने होश में आते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसने गन जय को वापस कर दी और जय और नील अभी दोनों ही बाहर आ गए। तो दोनों अभी बाहर ने देखा, अभी बाहर आकर रुद्र अभी भी किट्टू को किस कर रहा था। तो नील की तो आंखें ही बड़ी हो गईं और उसने जल्दी से जय की आंखों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ये तो मेरी सोच से भी 2 कदम आगे निकला, क्या करूं मैं इसका। जय ने हंसते हुए कहा कि सर हाथ मत रखिए हमारी आंखों पे, मैं घूम जाता हूँ। जय और नील दोनों ही घूम गए। थोड़ी देर के बाद रुद्र ने किट्टू के होठों को छोड़ा। तो किट्टू अभी भी रुद्र को मार रही थी और फिर रुद्र के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। रुद्र ने अभी भी किट्टू को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। तो रुद्र ने किट्टू के हाथों को पकड़ लिया। किट्टू ने नोटिस किया कि रुद्र की उंगली में वो रिंग है जो किट्टू ने अभी शादी से पहले उसके लिए खरीदी थी। किट्टू रुद्र की उंगली से रिंग निकालने लगी। तो रुद्र ने कहा कि ये क्या कर रही हो किट्टू तुम। तो किट्टू अभी मान ही नहीं रही थी। उसने रुद्र के हाथों से रिंग निकाल दी और फिर सड़क पर दूसरी तरफ फेंक दी। किट्टू के ऐसा करने से रुद्र काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन रुद्र किट्टू के दिल की हालत अच्छे से समझ रहा था। रुद्र ने जय को आवाज लगाई। जय और नील एकदम से पलट गए। नील ने अपनी आंखें मारते हुए कहा, हो गई तेरी किस पूरी, या फिर दोबारा से पलट जाएं हम। तो रुद्र ने गुस्से से जय को देखकर कहा कि जय, किट्टू ने उस साइड मेरी बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग फेंक दी है, उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तो जय अभी सड़क के उस पार चला गया और अपने मोबाइल की टॉर्च से वो रिंग को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में ही रुद्र के और भी ज्यादा बाउंसर्स वहां पर आ गए। रुद्र ने सबको रिंग ढूंढने में लगा दिया। नील ने कहा कि कौन सी रिंग फेंक दी है किट्टू ने। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा कि मेरे खरगोश ने मुझे एक रिंग दी थी जो बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल मेरे खरगोश जैसी। लेकिन किट्टू ने नील की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो कि मैंने कोई रिंग नहीं दी थी। रुद्र ने कहा कि मैं किट्टू को लेकर दादा और दादी जी के पास जा रहा हूँ, तू और निहाल भी वहां पर आ जाना। नील ने हैरानी से पूछा, अरे प्रताप हाउस क्यों जा रहा है तू? तू दादी से खुद भी पीटेगा और हमें भी वहां पर पिटवाएगा। सुन मेरी बात, किट्टू को मना ले पहले, फिर चलेंगे दादा दादी के पास। रुद्र ने कहा कि नहीं, किट्टू अब रुद्राक्ष प्रताप सिंह की वाइफ बनकर ही रहेगी। मैं दादी को अब सब कुछ सच बता दूंगा। अब किट्टू को वो सारे हक मिलेंगे जो इसके हैं, और बहुत झूठ बोल लिया है दादा और दादी जी से, अब नहीं। तो नील ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठा दिया। तो किट्टू अभी गाड़ी में बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी रुद्र की ताकत के सामने उसका जोर नहीं चला और वो गाड़ी में बैठ गई। निहाल ने चिराग को बहुत ज्यादा मारा था। चिराग के मुंह से हाथ से खून निकल रहा था। वीरू निहाल को पकड़ते हुए बोला, सर सर अब इसे छोड़ दीजिए, अगर ये मर गया ना तो केस हो जाएगा, प्लीज चलिए यहाँ से। तो निहाल ने अभी गुस्से में कहा कि ऐसे इंसान को तो मरना ही ठीक होता है ना, पता नहीं लड़कियों को ये क्या समझते हैं। क्या उसके साथ इसकी बहन होती तो क्या ये वही करता? लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके ये मर्द बनते हैं। वीरू के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर तो निहाल ने चिराग को छोड़ दिया था। तो निहाल ने अभी उस लड़की को गोद में उठाया और फिर बाहर लेकर आ गया। नील ने उस लड़की को निहाल की गोद में बेहोश देखकर पूछा, क्या हुआ है इसे निहाल? तो निहाल ने अपने माथे पर बल लाते हुए कहा कि होगा क्या, एक जानवर इसे भी नोचने के लिए तैयार था, बस इसीलिए शायद डर के मारे बेहोश हो गई है, अभी भी ये बेहोश ही है, क्या करें? तो नील ने कहा कि चल ले चलते हैं इसे भी प्रताप हाउस, दादी के पास कुछ दिन रह लेगी, उसके बाद इसे छोड़ देंगे अनाथ आश्रम में। नील ने भी वीरू को देखकर कहा कि किट्टू ने अभी रुद्र की रिंग सड़क के उस पार फेंक दी है और सारे बाउंसर्स उसे ही ढूंढ रहे हैं। रिंग जरूर ढूंढ लेना, वरना रुद्राक्ष का गुस्सा तुम लोग जानते ही हो। तो वीरू ने भी अभी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और वो भी सड़क की दूसरी तरफ रिंग ढूंढने चला गया। नील और निहाल ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर खुद आके बैठ गए।
निहाल ड्राइव कर रहा था और थोड़ी ही देर में उस लड़की को थोड़ा थोड़ा सा होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मदहोशी की हालत में ही बोल रही थी, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए हमें, मेरे साथ ऐसा मत करिए, और हाँ प्लीज़, अपने हाथ मार रही थी। निहाल ने भी गाड़ी को रोक दिया और निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा कि शायद कुछ ज़्यादा ही डर गई है, तू जा के देख ले एक बार। तो नील ने गाड़ी से उतरा और फिर उसने उस लड़की को देखकर कहा कि देखो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, चलो तुम गाड़ी से बाहर आओ, फिर तुम हमारे साथ हमारे घर चलना। वो लड़की डरती हुई गाड़ी से बाहर आ गई, लेकिन उसे अभी नील और निहाल को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और रो रही थी। निहाल ने गाड़ी से उतरकर नील को पानी दिया और नील ने उस लड़की को पानी देकर कहा कि इसे पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम देखो बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल अपने फेस को साफ करो। उस लड़की ने भी थोड़ा सा पानी पिया और अपनी कांपती हुई आवाज़ में हकलाते हुए बोला, आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं?" तो नील ने कहा कि किट्टू के पास लेकर जा रहे हैं। किट्टू को तो तुम जानती हो ना, तुम कुछ दिन किट्टू के पास रह लो, उसके बाद हम तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। तो नील ने अभी उस लड़की को देखकर पूछा कि आज अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़की को अभी भी काफ़ी ज़्यादा नील और निहाल से डर लग रहा था। वो उनसे 20 फुट की दूरी पर खड़ी हुई थी। उस लड़की ने हकलाते हुए कहा कि जी दिशा नाम है हमारा। तो नील ने कहा कि दिशा, डरने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें किट्टू के पास लेकर चलेंगे। लेकिन दिशा अभी भी अपने डर से बाहर नहीं आ रही थी, वो डर के मारे अभी भी काँप रही थी। तो निहाल ने अभी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए कहा कि अच्छा दिशा, एक बात बताओ, हम तो बाहर ही खड़े थे ना, तुम्हें रूपवती कहाँ से लेकर आई थी, ये बताओ। तो दिशा ने कहा कि वो हमें आश्रम के नीचे बेसमेंट से के रास्ते से वहीं से लेकर आई थी। तो रूपवती अभी हर किसी को उसी रास्ते से भेजती भी थी। रूपवती बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, वो पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही खराब कर चुकी है। नील ने सड़क पर किनारे रखे हुए बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिशा, तुम्हें अगर डर लग रहा है ना, तो तुम जाकर उस बेंच पर बैठ जाओ, हम तुम्हें छुएंगे भी नहीं। जब थोड़ा सा तुम नॉर्मल फील करोगी ना, तब हम घर चलेंगे। तो दिशा जाकर अभी उस बेंच पर बैठ जाती है। निहाल ने नील की तरफ देखकर थोड़ा परेशान मन से कहा कि यार, कुछ लड़के कितने ज़्यादा जानवर होते हैं ना, कितने ज़्यादा बदतमीज होते हैं, अपने 2 मिनट के सुख के लिए लड़कियों की पूरी जिंदगी ही खराब कर देते हैं। आखिर कैसे हो सकते हैं ऐसे लड़के? नील ने दिशा को देखकर कहा कि निहाल, तू ठीक कह रहा है, अगर आज हम टाइम पे नहीं पहुंचते तो ना पता नहीं इस लड़की के साथ अभी क्या हो जाता और इसकी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाती। किट्टू तो शायद आज के बाद खुद को जान से मार ही लेती। और हाँ, निहाल ने दिशा को देखते हुए कहा कि वैसे ये भी कुछ कुछ किट्टू जैसी ही लगती है, इनोसेंट एंड क्यूट। तो नील ने अभी थोड़ा सा मजाक बनाते हुए कहा कि तेरे पास तेरी कबूतरी तो है ही ना, तो इसे ऐसे क्यों देख रहा है तू? अच्छा ये बता, तेरी कबूतरी मान गई तुझसे शादी करने के लिए, या फिर अभी भी तुझे 4 साल उसकी फ़ोटो देखकर ही काम चलाना पड़ेगा? मुझे भी दिखा दे उसकी फ़ोटो, मैं भी ज़रा देख लूँ कि तेरी कबूतरी है कैसे। तभी निहाल ने बातों को घुमाते हुए कहा कि चल नहीं यार, बुला दिशा को, अब चलते हैं। तो नील ने कहा कि हाँ यार, अभी घर जाकर दादा और दादी जी से पिटना भी तो है। तो निहाल ने अभी हैरानी से पूछा, हम घर जा रहे हैं? तो नील ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो निहाल ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर। नील, अभी तो हम उन्हें पीट कर आए हैं ना, और फिर अब हम घर जाकर खुद पिटेंगे? नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला अप्रताप हाउस। तो नील ने निहाल की बाजू को पकड़कर उसे ड्राइविंग सीट पर बैठाते हुए कहा कि मैं अकेला नहीं पिटूंगा, समझा? तू भी पिटेगा साथ में, बैठ जल्दी से गाड़ी में, मैं दिशा को बुलाकर लाता हूँ। तो नील ने अभी दिशा को आवाज़ लगाई, दिशा आ जाओ। दिशा भी काफ़ी हद तक अब नॉर्मल हो चुकी थी। दिशा आकर चुपचाप से भी गाड़ी की बैक साइड पर बैठ गई और फिर दूसरी तरफ रुद्र भी किट्टू को लेकर प्रताप हाउस के बाहर खड़ा हुआ था। लेकिन रुद्र भी अभी आज अंदर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा हुआ था और फिर किट्टू अपना हाथ
उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा कि किट्टू, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना, अब मुझे दादा दादी का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, तुम खुद ही देख लेना। और हाँ, अपने किए की सज़ा तो आज मुझे मिलनी ही चाहिए ना। आज से वही होगा जो तुम चाहती हो, जो तुम कहोगी आज से मैं वही करूँगा। तुम मेरे और अपने लिए जो भी डिसाइड करोगी ना, मैं उसे ही एक्सेप्ट कर लूँगा। बस मुझे अब डाइवोर्स मत देना प्लीज़ किट्टू। तो रुद्र की बात सुनकर अभी एकदम से किट्टू शांत हो गई और रुद्र ने किट्टू के माथे पर आए हुए बालों को ठीक किया और उसके गाल पर एक किस कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे प्रताप हाउस के अंदर लेकर जाने लगा। तो सुबह अभी होने ही वाली थी कि तभी रुद्र किट्टू को लेकर प्रताप हाउस के गार्डन तक आ चुका था। दादा और दादी सामने ही खड़े हुए थे और दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में रुद्र को देख रहे थे। तभी नील और निहाल की गाड़ी भी आकर घर के बाहर ही रुक जाती है। दोनों ही गाड़ी से उतरे और गेट तक ही गए। तभी उन दोनों को जोरदार चांटे की आवाज सुनाई दी। तो निहाल तो चलता चलता ही रुक जाता है और फिर पीछे जाने लगा। तभी नील ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर निहाल ने कहा कि भाई, अंदर पिटाई चल रही है, प्लीज मैं नहीं जाने वाला, मुझे बचा लियो ना तुम। तो नील ने कहा कि यार, दादा और दादी को फेस तो करना ही पड़ेगा ना, तो चल अंदर चलकर देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। निहाल ने कहा कि नील, मैं एक बॉक्सर हूँ, मैं पीटता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हूँ यार, पिछली बार मैं भी यहीं पर पिटा था, अब नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा अंदर। पिछली बार मेरी पिटाई के टाइम पर तू और रुद्र भाग गए थे। नील ने कहा कि बॉक्सर अंदर कराटे चैंपियन भी तो पिट रहा है ना, तो तू और मैं कैसे बच सकते हैं, बोल। चल अब जल्दी से, आज नहीं भागेंगे हम दोनों, चल आज तेरे साथ ही पिट लेंगे। ओके। दिशा उन दोनों को देखकर धीमा धीमा से मुस्कुरा रही थी। नील ने दिशा को देखा तो दिशा एकदम से चुप हो गई। तो निहाल ने कहा कि कोई बात नहीं दिशा, हंस लो, अभी तुम भी अंदर जाओगी ना तो तुम्हें और भी ज्यादा हंसी आएगी हम दोनों की पिटाई देखकर। देखना कैसे बिजनेस टाइकून पिटते हैं और कैसे लगते हैं पिटते हुए। तुम्हें पता है ना दिशा, पूरे ऑफिस रुद्र से डरता है और फिर आज अंदर रुद्र की पिटाई चल रही है। तो नील ने कहा कि देखो दिशा, अभी हम तीनों की पिटाई होगी, ओके, पर प्लीज तुम किसी को भी मत बताना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ओके। कोई क्या कहेगा कि हम बाहर लोगों को पीट के आते हैं और घर में आकर दादा और दादी जी से खुद ही पिटते हैं। तो दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वो नील की बात एकदम से समझ गई हो। तभी तीनों ने अभी अंदर जाकर देखा तो वो चाटा अभी दादाजी ने रुद्र को मारा हुआ था और रुद्राक्ष सिर झुकाए दादाजी के सामने खड़ा हुआ था। दादाजी ने अपने गुस्से भरी आवाज में कहा, कर ली तूने अपनी मनमानी, हो गया तू खुश। एक लड़की जो बिल्कुल बोल ही नहीं सकती है, तूने उसे इस कदर से परेशान कर दिया कि वो अपनी जान लेने पर भी उतारू हो गई। तुझे शर्म नहीं आई इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हुए इस मासूम सी बच्ची को? कितनी बार समझाया है तुझे मैंने, सोमनाथ से बदला भूल जाओ, लेकिन नहीं, तेरे सिर पर तो बस बदले का भूत सवार है। अगर तुझे सोमनाथ से बदला लेना था तो पहले अपने दादाजी को ही गोली मार देता, ताकि मैं चैन से मर तो जाता, क्योंकि मैं तुझे और इन बच्चों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, समझा तू? सोमनाथ कितना ज़्यादा खतरनाक है, मुझसे ज़्यादा अभी कोई नहीं जानता है इसे। जिसने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा वो तुझे क्या छोड़ देगा, बोल। तो रुद्र ने धीरी आवाज में कहा, दादाजी, किट्टू नरेंद्र राठौड़ की बेटी है। तो दादाजी ने अभी गुस्से में कहा कि हाँ हाँ जानता हूँ मैं, इसीलिए तुझे हर बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि उस लड़की को परेशान मत करना, लेकिन तू किसी की सुनता कहाँ है, जो मन में आता है बस वही करता रहता है तू। रुद्र ने अभी आंखें उठाकर दादी की तरफ देखा तो दादी ने भी अभी एक जोरदार चांटा रुद्र के गाल पर जड़ दिया। ये देखकर नील और निहाल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तो निहाल ने धीरे से कहा कि नील, अब हमारी बारी है लगता है, दादी अब हमें भी नहीं छोड़ेंगी यार, दादाजी से ज्यादा तो दादी ही मारेंगी। दादी ने गुस्से में रुद्र से कहा कि जब इसे लेकर गया था ना तू, तुझे समझाया था ना मैंने कि किट्टू एकदम से मासूम बच्ची है, लेकिन तू नहीं समझा। हालत देख इस लड़की की, क्या बना दी है तूने। अगर कोई नव्या और अवनी के साथ ही ये सब कुछ करे तो तू बर्दाश्त कर लेगा, बोल। जानवर को भी तो 2 बार पुचकार देते हैं, लेकिन तूने तो बस इस लड़की की जिंदगी ही खराब कर दी है, इसे एकदम दुश्मन ही बना लिया तूने अपना। इस घर में
आज तक किसी ने नव्या को गुस्से से देखा भी नहीं है और तूने तो इस लड़की पर हाथ भी उठाया है। और इतना कहकर दादी ने एक चांटा और रुद्र के गाल पर मार दिया। रुद्र, तूने आज मेरी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस लड़की को परेशान कर कर समझा तूने अपनी दादी को गाली दी है। और किट्टू वहीं पर खड़ी हुई अभी सुबक रही थी, रुद्र को चांटा पड़ते हुए देख रही थी। रुद्र की आंखों से अभी आंसू नहीं थे, पर किट्टू की आंखों में आंसू आ गए थे। किट्टू ने रुद्र को अभी ऐसे कभी आंखें झुकाए नहीं देखा था। आज वो रुद्र को आंखें झुकाए देख रही थी। रुद्र को भी ऐसे देखकर किट्टू को अभी बहुत बुरा लग रहा था। निहाल तो रुद्र का अभी तीसरा चांटा देखकर पलट गया और 2 कदम पीछे की तरफ चला था कि नील ने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा कि ज्यादा नौटंकी मत कर, यहीं पर खड़ा रह, समझा। निहाल ने कहा कि नील, दादी चांटे मारने के साथ साथ डायलॉग भी मारेंगी। यार क्या डायलॉग मारा है कि मेरी परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए हैं तूने। हमारी दादी तो नरूपा राय से कम नहीं है, आज मुझे पता चल गया। तो नील, तू ही दादी के साथ बैठकर पुरानी पुरानी फिल्में देखता है ना, तो दादी ने हमें लगता है सारे डायलॉग एकदम से रट लिए हैं। नील ने कहा कि तुझे तो फिर भी दादी छोड़ ही देंगी यार, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मारेंगी, मैं तो उनका फेवरेट हूँ ना, अब क्या होगा मेरा। मुझे तो लगता है कि मेरी तो जूते और चप्पल से पिटाई होगी आज। मैं तो इन 4 महीनों में 2 बार आया भी था, मैंने फिर भी दादी को कुछ नहीं बताया, अब क्या होगा यार। रुद्र ने अभी माफी भरे लहजे में कहा, दादी मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे और दादाजी से माफी मांगता हूँ। दादी जी ने गुस्से में रुद्र को देखकर कहा कि माफी माफी ऐसे नहीं मिलेगी तुझे। जितने दर्द तुमने इस लड़की को दिए हैं ना, उससे ज्यादा दर्द अब तुझे भी मिलेगा। रामू, मेरा हंटर लेकर आओ। और हाँ, निहाल ने भी अभी नील के कान में धीरे से कहा, दादी जी बात बात पर अमरूजपुरी क्यों बन जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर हंटर निकलवा लेती हैं यार, इस बार इस हंटर को गायब ही करवा दूंगा। नील ने कहा कि हाँ यार, पिछली बार एक एक हंटर पड़ गई थी ना, तो अभी तक दर्द हो रहा है। इस हंटर का तो इस घर में रहना ही ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके बस इस हंटर को अभी ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में एक नौकर दादी जी क्या हंटर लेकर बाहर आ गया था, तो नील और निहाल ने गुस्से से उस नौकर को देखा और इशारों ही इशारों में कहा, ले जा वापस इस हंटर को, नहीं तो तू पिटेगा इस हंटर से। नौकर एक बार दादी जी को देखता और एक बार नील और निहाल को, तभी नील उसे गुस्से से फिर से घूरता हुआ देखकर इशारा करता है कि इसे अंदर लेकर जा, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है। तभी नील और निहाल अभी बार बार उसे इशारों इशारों में कह रहे थे कि इसे जल्दी से वापस लेकर अंदर चले जाओ। तभी दादी जी ने चिल्लाते हुए कहा कि इस घर में सभी लोग बहरे हो गए हैं क्या, मैंने हंटर लाने के लिए कहा था ना, अभी तक हमारा हंटर आया क्यों नहीं। तभी नौकर अभी हंटर लेकर हाथ में वहीं पर खड़ा था और नील और निहाल उसे गुस्से से घूर रहे थे। तभी दादी जी की नज़र अभी नौकर पर पड़ी और उसने नौकर के हाथ से वो हंटर ले लिया। तभी वहां पर रामू काका आ गए। रामू 55 साल का एक वफादार नौकर था जो पिछले 30 साल से प्रताप हाउस में काम कर रहा था। तभी रामू काका ज्यादातर दादाजी के साथ ही रहा करते थे। रामू ने दादी जी के हाथ से वो हंटर लेते हुए कहा कि मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं। और हाँ, रुद्र अभी बहुत बच्चा है, आप इसे ऐसे हंटर से क्यों मारेंगी, उसमें अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, गलती से उसने बिटिया को परेशान कर दिया होगा, अब उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा भी है ना, तो मालिक छोड़ दीजिए इसे। मालकिन प्लीज़ आप भी इस हंटर को रख दीजिए। तो दादी जी ने अभी गुस्से में कहा कि रामू, तुम्हारे इस बच्चे ने इस लड़की की आंखों में बेशुमार आंसू भर दिए हैं, देखो देखो बेचारी की क्या हालत कर दी है। रामू की एंट्री से नील और निहाल के दिल में एकदम से सुकून मिल गया था। निहाल ने रामू काका की बलाइयाँ लेते हुए मन ही मन कहा, बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो रामू काका, प्लीज़ हमें भी बचा लो, वरना एक हंटर अभी पड़ गया तो 4 दिन बेड से नहीं उठेंगे हम। तभी थोड़ी देर में ही शुभ, नव्या और अवनी भी गार्डन में आ गए, लेकिन तीनों में से किसी की भी अभी हिम्मत नहीं हुई थी दादा और दादी के सामने बोलने की। तभी दादी ने अभी हंटर रामू काका से लेते हुए कहा कि नहीं नहीं रामू, रुद्र को आज अपनी गलती की सजा तो जरूर मिलेगी, उसे उसने हंटर दादी जी को दे दिया। तभी निहाल ने अपना माथे पर हाथ मारते हुए कहा कि यार यार ये दादी कहाँ से आई है, ये किसी की बात मानती क्यों नहीं, अब नव्या के सामने मेरी पिटाई होगी और
नव्या भी ना, इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी इसको? इतनी जल्दी उठकर यहाँ गार्डन में ही चली आई सीधा। थोड़ी देर और सो लेती तो कुछ हो जाता क्या? ऐसे फार्म हाउस पर आई थी तो 9 बजे उठी थी और आज यहाँ पर 6 बजे ही उठकर बैठ गई। नील ने भी अभी हैरान होते हुए कहा कि हाँ यार, दादी दूसरों की दादी बच्चों को बचाती हैं और हाँ, एक आप हो कि हमें पिटवाने के लिए हमेशा तैयार रहती हो। कैसी दादी हो आप? दादी ने अभी गुस्से में नील को देखकर कहा कि अभी तेरी और निहाल की भी क्लास लगेगी। परेशान मत हो तुम दोनों भी वहीं पर रुको। बहुत दोस्ती निभानी आती है ना तुम तीनों को, तो तीनों अभी तीर मूर्ति बनकर जो घूमते हो ना, तुम्हें भी मैं बताऊंगी। तुम रुको जरा अभी। तो निहाल ने भी घूर कर नील को देखा और फिर बोला कि भड़का दिया ना दादी को। दादी हमें 2 मारती हैं, अब तो 4 मार कर ही रहेंगी। इतने गुस्से में भी दादी के डायलॉग बाजी कम नहीं हो रही है यार। त्रिमूर्ति, दादी जी ने तो गुस्से में अभी हंटर लिया और रुद्र को मारने के लिए उठा दिया, लेकिन उससे पहले ही किट्टू रुद्र के सामने आ गई और फिर किट्टू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो किट्टू को भी लगा कि शायद हंटर रुद्र को नहीं उसे लगेगा, लेकिन थोड़ी देर तक भी किट्टू को ऐसे हंटर नहीं लगा। तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोल कर देखा तो हंटर रुद्र के हाथ पर लिपटा हुआ था। तो हंटर लगने से पहले ही रुद्र ने हंटर को अपने हाथ से पकड़ लिया था, जिससे वो उसके हाथों में लिपट गया था। तो रुद्र ने अभी गुस्से में किट्टू को देखकर कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्यों हमारे सामने आ गई? तुम्हें लग जाता तो पता है कि कितना तेज लगता है ये हंटर। तो किट्टू ने अभी एक मासूम सा फेस बनाकर रुद्र को देखा, जैसे वो कह रही हो कि आपको भी तो तेज लगता ना, तो फिर हम भी तो लग सकता था। रुद्र ने किट्टू को देखकर मन ही मन कहा कि किट्टू, तुम्हारी अच्छाइयों के नीचे दब गया हूँ मैं, क्या करूँ मैं इन अच्छाइयों का? रुद्र दादी जी ने भी गुस्से से कहा कि कात्यायनी बेटा, तुम इसे बचा रही हो जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था। हटो आगे से, आज तो रुद्र को मैं इसके किए की सजा देकर ही रहूंगी। तो दादी ने भी कहा कि हाँ किट्टू, सामने से हटो। गलती गलती होती है ना, तो बेशक ये हमारा पोता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेलने का कोई हक है। हटो किट्टू सामने से, 2 हंटर लगेंगे इसके तो इसे अकल आ जाएगी। तो किट्टू ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। ये सब देखकर अवनी नव्या का भी दिल एकदम से पसीज गया और अगले ही पल दादी किट्टू के दिल की हालत समझ गई। किट्टू नहीं चाहती थी कि रुद्र को ज़्यादा मार पड़े, तभी रुद्र ने चाहे किट्टू के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन किट्टू ने शुरू से ही रुद्र से प्यार किया था। किट्टू रुद्र की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी। दादी ने किट्टू के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि क्या तुमने रुद्र को माफ़ कर दिया है बेटा? तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो दादी ने गुस्से में रुद्र की तरफ देखकर कहा कि जब तक किट्टू तुझे माफ़ नहीं करेगी तू इस घर में नहीं आएगा, समझा तू? रुद्र ने अपनी गर्दन अभी भी नीचे की तरफ झुका कर रखी थी। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो दादी ने दादाजी को तरफ देखकर कहा कि संजय के पिताजी, अब बस कीजिए, बस बहुत हो गया। किट्टू जो चाहती है अब वही होगा। तो दादाजी ने भी अपना हंटर फेंकते हुए रुद्र को देखकर कहा कि आज के बाद तुम्हारी मैंने एक भी शिकायत सुनी ना, तो रुद्र तुम अपने दादाजी को जानते नहीं हो। अभी ये जो तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना, ये गुस्सा तुम्हारे दादाजी से ही गया है तुम्हारे अंदर। दादाजी ने जाते हुए नील को देखकर कहा कि जाने से पहले मुझसे मिलकर जरूर जाना तुम, समझे तुम? तो दादाजी को देखकर नील की तो एकदम सिट्टी बिट्टी ही गुम हो चुकी थी। दादाजी घर के अंदर जाते हुए खुद ही बड़बड़ा रहे थे कि किसी दिन ये लड़का जरूर मुझे हार्ट अटैक देकर ही रहेगा। निहाल ने नील को कोहिनी मारते हुए कहा कि अब आ गई ना हमारी बारी। तो दादी अभी नील के पास गई और एक खींच के थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। निहाल एकदम से कसमसा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दादी ने नील को गुस्से से देखकर कहा कि नील, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें मैं इन सब का बड़ा भाई मानती हूँ। तुम हो कि रुद्र की गलतियों पर अभी भी पर्दा डालते हो। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहने में। बचपन से लेकर आज तक तुमने रुद्र की गलतियों को छुपाया ही है। बस
रुद्र गलतियां करता रहता है और तुम उसकी गलतियों को छुपाते रहते हो। तुम्हारी वजह से ही रुद्र इतनी ज़्यादा बिगड़ गया है और उसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई है कि वो किट्टू के साथ अब गलत करता रहा। तो नील अभी गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। नील ने कहा कि दादी, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दादी ने नील का कान खींचते हुए कहा कि हमेशा हमेशा यही कहता है तू, आगे से नहीं होगा और फिर आगे से यही हो जाता है। तुम सब ने मुझे पागल कर दिया है। नील अब भी गर्दन झुकाए बस नीचे खड़ा था। नील को देखकर अवनी को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसी नहीं रही थी। नील ने जरा सी आंखें उठाकर देखा तो अवनी उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। तो नील ने अभी मन ही मन कहा कि तुम्हें तो मैं रात को देख लूँगा, परेशान मत हो। तुम्हारी हंसी गायब ना कर दी तो कहना। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ना तुम्हें मुझे पीटता हुआ देखकर। थोड़ी देर के बाद दादी निहाल के पास आई और फिर निहाल के गाल पर भी एक चांटा जड़ दिया। दादी ने निहाल के बाल को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि तू तो रुद्र का दोस्त है ना, तो तूने रुद्र को क्यों नहीं रोका? बोल, जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे तू? क्यों नहीं रोका तूने? बता मुझे, बता मुझे। तो निहाल ने अभी अपने बाल छुड़वाते हुए कहा कि दादी, आप तो जानती हो ना कि ये किसी की भी बात नहीं मानता। तो दादी ने अपनी जूती निकाली और निहाल को मारते हुए कहा कि तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया तूने? मेरी बात तो ये मान ही लेता ना, रुद्र किट्टू को इतना परेशान करता है। निहाल बार बार कह रहा था कि दादी छोड़ दीजिए ना। तो प्लीज़ दादी, गलती ही तो हो गई है, अब नहीं करूँगा। निहाल को पिटता हुआ देखकर नील थोड़ा सा दूर हुआ तो दादी वहीं पर जाती हुई जूती निकाल कर नील को भी फेंक कर मारती हैं और बोलती हैं कि तू कहाँ जा रहा है, वापस आ मेरे पास। तो नील निहाल को पिटता हुआ देखकर किट्टू के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। नील ने चिल्लाते हुए कहा कि बच्चा, तेरा पति पिट रहा था तो तुझे रोना आ रहा था, और हाँ, अब हम पिट रहे हैं तो तुझे बहुत हंसी आ रही है ना? ठीक है, हंस ले, तुझे भी अब अपने पति की ही साइड लेनी होगी। ये सब सुनकर तो वहाँ सब ही हंसने लगे। तो नील भी अभी वापस से आ जाता है और दादी ने एक हाथ से नील का कान पकड़ा और दूसरे हाथ से निहाल का, और फिर दोनों को हिलाते हुए कहा कि आज के बाद तुम दोनों ने अगर कोई भी गलती की ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारी दादी तुम्हारा क्या हाल करेंगी, समझे? दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इधर दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को देख रहा था और किट्टू अभी नम आंखों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर रखते हुए कहा कि क्यों बचाया मुझे तुमने? किट्टू ने गुस्से में अपना मुंह घुमा लिया और फिर रुद्र ने धीरे से कहा कि अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना तुम? देखा नहीं गया तुमसे, दादी जी मुझे मार रही थी। तो किट्टू ने रुद्र को अभी छोटी आंखें करके देखा और जैसे वो कह रही हो कि ज़्यादा लोफर मत बनिए, समझे? थोड़ी देर बाद तो किट्टू की नज़र अभी रुद्र के हाथ पर गई। किट्टू ने इशारों में पूछा कि ये क्या हुआ है आपके हाथ में? तो रुद्र ने कहा कि फिक्र हो रही है मेरी, शायद तुमको, है ना? तो किट्टू ने फिर से रुद्र से अपना मुंह घुमा लिया। तो रुद्र ने भी किट्टू का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा कि तुम्हारा लेटर पढ़कर मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए गुस्से में दीवार पर पंच मारता गया, इसीलिए हाथ टूट गया। और किट्टू ने अभी कोई भी रिएक्शन नहीं किया। तो नील अभी उन दोनों को देख रहा था। नील ने मन ही मन कहा कि हम यहाँ पर पीट रहे हैं और ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। तो दादी अभी भी नील और निहाल को डांट रही थी। तभी जय और वीरू भी, बाकी सभी बाउंसर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो जय अगले ही पल समझ गया था कि यहाँ पर सबकी क्लास लगी है और फिर जय ने वीरू को कंधा मारते हुए कहा कि लगता है कि भैया हम गलत टाइम पर आ गए हैं यहाँ पर। वीरू ने कहा था कि शायद आज सर की क्लास लगेगी। तभी दादी की नज़र जय और वीरू पर भी गई। तो दादी ने गुस्से से जय वीरू से कहा कि तुम दोनों भी यहाँ पर आओ। दादी ने पास पड़ी एक डंडी को उठाया और जय और वीरू के बैग पर मारने लगी। धीरे धीरे दादी ने सारे बाउंसर्स की भी पिटाई करना शुरू कर दिया और बोलती रही कि किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, तुम सब अपनी अपनी मनमानी करने लगे हो। रुद्र अपनी मनमानी करता रहा और फिर तुम लोग उसका ऑर्डर फॉलो करते रहे। बाउंसर्स भी पीट रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि दादी छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं पता था, दादी प्लीज़ छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, गलती हो गई हमसे। तो दादी ने जब सबको पीट लिया तो नील ने अभी दादी को पीछे से गले लगा कर कहा कि दादी बस करो ना मेरी प्यारी दादी, चलो चलो हम लोग मिलकर अभी आपकी फेवरेट मूवी देखेंगे, फटी पतंग। तो दादी ने अभी नील को गुस्से से देखते हुए कहा कि पागल, फटी पतंग नहीं है, समझा, कटी पतंग होती है।
अरे दादी, इतना काहे इमोशनल हो जाती हो? पतंग कटेगी तभी तो फटेगी ना। तभी दादी की नज़र अभी दिशा पर गई तो दादी ने पूछा कि ये लड़की कौन है? तो नील ने दिशा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। दिशा दादी और नील के पास आकर खड़ी हो गई। तभी नील ने कहा कि दादी, ये दिशा है, किट्टू की दोस्त। दादी ने अभी दिशा को ऊपर से नीचे तक देखा तो दिशा ने अभी अपना दुपट्टा अच्छे से खुद पर लपेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके गले के निशान और उसके माथे की चोट साफ दिखाई दे रही थी। तो दादी ने अभी नील को देखा और फिर नील ने इशारों ही इशारों में कहा कि बाद में बताऊंगा इसके बारे में दादी। तो दादी ने अभी नव्या को आवाज़ लगाकर कहा कि नव्या, ये दिशा है और इसे अभी तुम अंदर लेकर जाओ अपने कमरे में और इसे फ्रेश करवा दो। फिर दादी ने रुद्र की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहा कि अब किट्टू कर छोड़ दे, समझा तू, उसे भी फ्रेश हो जाने दे। तो दादी की बात सुनकर रुद्र के फेस पर भी अभी एक स्माइल आ गई थी और किट्टू के चेहरे पर भी शर्म आ गई थी। रुद्र ने किट्टू का हाथ छोड़ दिया और किट्टू भी धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। तभी नील ने दादी की तरफ देखकर कहा कि दादी, बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, प्लीज कुछ खिला दीजिए ना। तो दादी ने अभी नील का हाथ जोर से झटकते हुए कहा, तो ठीक है ना, तो 2 और जूतियां खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। तो निहाल जो अपने गाल पर हाथ रख कर खड़ा हुआ था, उसे काफी ज्यादा हंसी आ जाती है और फिर उसने हंसते हुए कहा कि ले, हो गई ना नील, तेरे मुंह पर ही तेरी बेइज्जती। तो दादी ने निहाल को भी अभी घूर कर देखा तो निहाल ने जल्दी से अपनी बात को घुमाते हुए कहा कि वो दादी, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, प्लीज कुछ खिला दीजिए ना, कल रात से बस सबको पीट ही रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, कुछ खा लूँगा तो शायद एनर्जी आ जाएगी, प्लीज़ दादी अब घर के अंदर चलते हैं ना। तो दादी ने अभी अवनी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अवनी, घर के बाहर 2 भिखारी आए हुए हैं, तो इन्हें तुम दोनों ही खाना खिला दो। नील और निहाल ने एक दूसरे को देखकर एक साथ कहा, भिखारी, हम भिखारी हैं। तो अगले ही पल दादी ने अवनी से कहा कि गार्डन में दरी बिछवा दी है और हाँ, सबको वहीं पर बैठा कर खाने के लिए बोल दो। तो कल रात से रुद्र ने भी अभी कुछ भी नहीं खाया था, रुद्र के किसी भी बाउंसर ने अभी कुछ नहीं खाया था, इसीलिए सब के सब अभी 1 सेकंड में ही वहां पर बैठ गए। तो नील ने अभी हैरान होते हुए कहा कि दादी, हम भी ऐसे ही खाएंगे क्या इन लोगों के साथ? तो अवनी ने अभी नील की बात पर हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं नील, आपके लिए अलग से टेबल लगेगी ना, आप उस पर खाएंगे। तो नील ने अभी मन ही मन कहा कि अवनी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा तुम्हें मज़े आ रहे हैं ना अभी, ठीक है कर लो। दादी ने गुस्से में कहा कि हाँ, जब तक किट्टू नहीं चाहेगी तुम दोनों अभी अंदर नहीं आओगे, समझे? अब जाकर खाना खाना है तो खा लो, वरना रहने दो, समझे, और जाओ यहाँ से। तो नील अभी फिर से वीरू के पास जाकर बोला कि वीरू, थोड़ा उधर हो जाओ, मैं भी तो यहीं पर बैठूंगा ना, शायद अब यही जगह रह गई है मेरी भी। थोड़ी देर बाद निहाल भी आ गया और फिर निहाल ने कहा कि अगर तू यहाँ पर खाएगा तो मुझे कौन सा दादी अंदर लेकर जाकर खाना खिलाने वाली हैं, मैं भी यहीं पर बैठकर खाना खा ही लूंगा। तो नील ने अभी रुद्र को आवाज लगाते हुए कहा, रुद्र, तूने भी कितने दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया है, आजा आजा, तू भी यहाँ पर बैठ जा और खाना खा ले। निहाल ने कहा कि हाँ हाँ रुद्र, आजा, तू भी आजा, पिटाई तो वैसे भी सबने साथ में ही खा ली है, तो अब खाना भी साथ में ही खा लेते हैं। तो रुद्र भी आकर अभी नील के बराबर में ही बैठ गया। शुभ खड़ा होकर उन तीनों को देख रहा था। तभी शुभ भी आकर निहाल के बराबर में बैठ जाता है। तो निहाल ने कहा कि अब तू यहाँ पर क्यों बैठ गया, तू जा अंदर, तुझे थोड़ी ना कोई पनिशमेंट मिली है जो तू यहाँ पर बैठ जा, जा, तेरी थोड़ी ना पनिशमेंट है। शुभ ने कहा कि भैया, ये जो आपको मिली है ना, ये पनिशमेंट थोड़ी ना है, ये तो दादी का रिवॉर्ड है जो एकदम से पॉइंट पर आ गया है। आप सबके साथ ऐसे बैठकर खाना खाने में मजा ही कुछ अलग है। तो शुभ ने अभी निहाल को छेड़ते हुए कहा कि वैसे भैया, आपकी वो कबूतरी कैसी है, जरा हमें भी बता देना। तो निहाल ने अभी शुभ के सर को पकड़कर हिलाते हुए कहा, साले अंडे, अंडे में से निकला नहीं कि तुझे अभी कबूतरी के बारे में जानना है, बकवास करनी है तुझे, तो बताओ तुझे अभी कबूतरी कैसी होती है। सबसे पहले नील बैठा, फिर रुद्र, फिर निहाल और फिर शुभ, फिर उसके बाद जय और वीरू और सारे बाउंसर से बैठे हुए थे, सब लाइन में बैठे हुए थे। तो दादी ने अभी चिल्लाते हुए कहा कि रामू रामू, सब बैठ गए हैं, इन्हें जल्दी से टिंडे की सब्जी और रोटी परोस दो। निहाल एकदम से इरिटेट होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, दादी
दादी मैं बिल्कुल भी टिंडा नहीं खाऊंगा, मुझे टिंडे की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। तो दादी ने भी गुस्से में कहा कि नव्या, निहाल के लिए वो ढोकला बना दे। रुद्र ने भी निहाल का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा कि आज दादी बहुत ज्यादा गुस्से में है, समझा, जो मिल रहा है ना वो खा ले, नहीं तो अभी ये भी नहीं मिलेगा। तो निहाल ने अभी रुद्र को चिढ़कर देखते हुए कहा कि साले, आज तेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, तेरी वजह से ही मुझे ये सब कुछ खाना पड़ रहा है, टिंडे की सब्जी खासकर, समझा तू। तो नील ने धीरे से अभी अवनी की तरफ देखकर कहा कि अवनी, टिंडे की सब्जी मैं भी नहीं खाऊंगा, प्लीज कुछ और दे दो ना। तो अवनी ने भी अभी धीरे से कहा कि आपके लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, प्लीज आता ही होगा, थोड़ा सा सब्र कर दीजिए। ये बात बोलकर अवनी एकदम से हंसने लगी। तो नील ने अभी अवनी को छोटी आंखें करके घूरते हुए देखकर मन ही मन कहा कि हंस लो हंस लो, अवनी की बच्ची, बताऊंगा तुम्हें रात को कि नील से पंगा लेना क्या होता है। तभी थोड़ी देर में ही किट्टू, नव्या और दिशा सबके लिए खाना गार्डन में लेकर आ जाती हैं और खाने में अभी पूरी और सब्जी थी, जिसे देखकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। तो निहाल ने अभी पूरी और सब्जी देखकर कहा कि वाओ, ये तो भंडारा आ गया, खा लो जल्दी से सब लोग। तो अवनी ने अभी खाना जब नील के सामने परोसा तो नील ने अवनी का हाथ पकड़ लिया। नील ने अवनी को देखकर थोड़ा सा नाराजगी भरे लहजे में कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? रुद्र और किट्टू के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और फिर भी किट्टू ने रुद्र के लिए पूरी सब्जी बनाई है और तुम वहाँ बैठी बैठी मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही थी। तुमको शर्म नहीं आ रही? अब नहीं बात करूँगा तुमसे कभी भी। तो नील का हाथ पकड़ना अवनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो लेकिन फिर भी उसने कहा कि नील, दादी को बुलाऊं क्या? बुलाऊं मैं दादी को या फिर हाथ छोड़ दोगे मेरे? नील ने अवनी का हाथ जल्दी से छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दादी अभी फिर से गार्डन में आ जाए। तो किट्टू ने जब रुद्र को खाना परोसा तो रुद्र ने भी किट्टू का हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने बहुत ही हैरानी से रुद्र को देखा तो रुद्र ने अभी किट्टू को कुछ कहा नहीं था, बस अपनी आईज ब्लिंक कर दी थी। तो किट्टू ने अभी रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने किट्टू का हाथ नहीं छोड़ा। फिर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे अपने गालों पर लगाया और फिर किट्टू के हथेली पर किस कर दिया। तो किट्टू को अभी काफी ज्यादा शर्म तो आ रही थी, लेकिन उसने अपने फेस पर उसे आने नहीं दी। उसने झटके से अपना हाथ रुद्र के हाथों से खींचा और उसे घूरने लगी। तो रुद्र भी अभी किट्टू को ही छोटी आंखें कर घूर रहा था। इधर निहाल नील और रुद्र को देख रहा था। निहाल ने भी अपने मन ही मन नव्या को देखते हुए कहा कि नव्या, तुम भी शायद अपना हाथ दे दो मुझे, तो मुझे भी कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं भी उस पर किस कर लूँगा। तो किट्टू ने अभी नील की प्लेट में पूरी रखी तो उसे रुद्र ने उठा लिया। तो किट्टू ने फिर से पूरी रखी, रुद्र ने फिर से वो पूरी उठा लिया। रुद्र की प्लेट से पूरियाँ निहाल उठा रहा था तो नील ने अभी गुस्से में कहा कि अरे अरे, मुझे भी तो खाने दोगे कि नहीं तुम लोग? तो निहाल, रुद्र और शुभ ने एक साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने भी गुस्से में किट्टू से वो प्लेट ही ले ली जिसमें अभी पूरियां रखी थी। सब बैठकर वहां पर खाना खा रहे थे। रुद्र ने इशारों ही इशारों में जय से कुछ कहा और जय ने वो अंगूठी निकाल कर वीरू को दे दी। वीरू ने अंगूठी शुभ को दी और शुभ ने निहाल को दी और निहाल ने रुद्र को पास कर दी। तो रुद्र ने अभी किट्टू की तरफ देखकर वो अंगूठी पहन ली। तो किट्टू अभी रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र अंगूठी पहन रहा था तो किट्टू के चेहरे पर एक मुस्कान आ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी रुद्र को देखकर मुस्कुराना नहीं चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्र को इतनी जल्दी वो माफ कर दे। इसीलिए किट्टू रुद्र की तरफ से एकदम से पलट गई और किट्टू को पलटा हुआ देखकर रुद्र के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई, जैसे वो जानता हो कि किट्टू भी खुश है उसकी अंगूठी पहनने से। तभी दादी ये सब कुछ देख रही थी। तो दादी ने अभी पूछा, ये सब क्या रहे हो तुम सब एक दूसरे को, बोलो। तो नील ने अभी खाना खाते हुए कहा कि दादी, आपने कहानी सुनी है ना कि राक्षस की जान एक चिड़िया में थी, तो बस उस चिड़िया की अंगूठी है ये, उस चिड़िया ने राक्षस को गिफ्ट की थी शायद। नील की बात सुनकर अभी सभी कोई हंसने लगता है तो दादी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। निहाल ने भी थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा कि दादी दादी, अगर उस राक्षस की चिड़िया की अंगूठी नहीं मिलती ना तो इन सब बाउंसर्स की खैर नहीं थी। पता नहीं कहाँ होते आज ये सारे बाउंसर। चारों एकदम से हंस रहे थे और फिर दादी भी उन्हें देख रही थी। तो दादी ने अभी फिर से अपने मन ही मन कहा कि बस
बस मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते रहें और हमें क्या ही चाहिए, कभी भी इनको किसी की भी नज़र ना लगे। दादी उन सब को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तभी सोमनाथ की गाड़ी एकदम से प्रताप हाउस के बाहर आकर रुकती है। तो सोमनाथ और शांता अभी मेन गेट से अंदर गार्डन की तरफ आ गए थे। तो सोमनाथ ने देखा कि अभी सब कोई लाइन में बैठकर खाना खा रहा था। तो सोमनाथ ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ बड़े ही भाव के साथ कहा कि तो वानर सेना आज भिखारियों की तरह खाना खा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मन प्रसन्न हुआ ऐसे देखकर। ये सुनते ही अभी सारे बाउंसर्स गुस्से में खड़े हो गए और अपनी अपनी गन निकाल कर सोमनाथ को पॉइंट कर दिया। लेकिन रुद्र, नील और निहाल और शुभ अभी भी आराम से बैठकर खाना ही खा रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ ना कुछ सुना ही ना हो और ना ही कुछ देखा हो। वो तो बस अपना खाना लीन होकर खा रहे थे और सोमनाथ और शांता उन्हें देखकर आपस में देखकर घूर रहे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्यों आया है सोमनाथ और शांता प्रताप हाउस में? आखिर अब क्या नया ट्विस्ट आने वाला है रुद्र और किट्टू की लाइफ में? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको इस कहानी के अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।